तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा सियासी भूचाल आया हुआ है जिसने जैसे पूरे देश के न्यूज़ रूम्स की धड़कनें बढ़ा दी हैं। और सच कहूं तो बड़े बड़े संवैधानिक विशेषज्ञ भी गहरी सोच में पड़ गए हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इन राजनीतिक नारों और रोजमर्रा के शोरगुल से थोड़ा दूर हटेंगे और सीधे उन पन्नों को पलटेंगे जो हमारे लोकतंत्र की असली नींव है, यानी हमारा संविधान। जरा सोचिए, जब चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को एकदम स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो सत्ता की चाबी किसे मिलनी चाहिए? क्या ये फैसला राजभवन के बंद दरवाजों के पीछे होता है या फिर विधानसभा के खुले पटल पर? आइए इसे डिकोड करते हैं। मई 2026 की ये ताज़ा स्थिति एक बहुत ही नाजुक राजनीतिक दांवपेच बन चुकी है। राज्य के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी के सामने इस वक्त एक अभूतपूर्व धर्म संकट खड़ा है। देखिए, हुआ क्या है कि टीवी के नेता विजय ने सरकार बनाने का दावा तो ठोक दिया है। वो सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर उभरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके पास उस स्पष्ट और पूर्ण बहुमत वाले जादुई आंकड़े की कमी है। बस इसी लेकिन की वजह से राजभवन से मिलने वाला वो औपचारिक निमंत्रण अभी रुका हुआ है। ये एक ऐसा तनावपूर्ण संतुलन है जहां एक तरफ सबसे बड़ी पार्टी होने का टैग है तो दूसरी तरफ बहुमत का अटका हुआ कांटा। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं, क्योंकि यहीं से ये पूरा मामला महज राजनीतिक गलियारों से निकलकर सीधे संविधान की भारी भरकम किताब में दर्ज हो जाता है। हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले राज्यपाल की मेज पर अपने एक एक विधायक के समर्थन की 100% पक्की गारंटी देनी होती है, या फिर अपनी ताकत साबित करने का इकलौता और असली मैदान विधानसभा का फ्लोर होता है? इसका जवाब किसी नेता या विश्लेषक की निजी राय पर नहीं टिका है, बल्कि ये पूरी तरह से हमारे संविधान के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के उन ऐतिहासिक फैसलों पर निर्भर करता है जो पत्थर की लकीर हैं। अगर हम भारतीय संविधान के पन्ने पलटें तो अनुच्छेद 163 और 164 इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। इन अनुच्छेदों में बड़ी साफ व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और ये मंत्रिपरिषद राज्यपाल को उनके कामों में सलाह देगी। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रावधान राज्यपाल को इस बात का विशेषाधिकार बिल्कुल नहीं देते कि वो खुद बहुमत के अंतिम जज बनकर बैठ जाएं। संविधान ने राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रमुख की बहुत ही अहम भूमिका दी है। उनका काम लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाना है, न कि अपने स्तर पर यह तय करना कि भाई किसके पास नंबर है और किसके पास नहीं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से साबित होती है देश की सर्वोच्च अदालत के नजरिए से, जो कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एसआर मुंबई मामले का वो ऐतिहासिक फैसला याद है? वो हमें याद दिलाता है कि सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत होना कोई पहले से तय की गई शर्त नहीं है। अल्पमत सरकारें, यानी माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स, पूरी तरह से वैध होती हैं, बशर्ते उन्हें सदन का विश्वास हासिल हो। इतिहास में जाएं तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव का दौर याद कीजिए। उन्होंने भी तो एक अल्पमत सरकार के तौर पर ही शुरुआत की थी ना, और फिर भारत के इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करके दिखाया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सरकार बनाने के पहले दिन ही पूर्ण बहुमत साबित करना कतई अनिवार्य नहीं है। अब बात करते हैं इस जादुई आंकड़े की, 118। तमिलनाडु विधानसभा के संदर्भ में यह नंबर लगातार गूंज रहा है। ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सरकार बनाने का न्योता तो तभी मिलेगा जब 118 विधायकों के हस्ताक्षरों वाली एक पक्की लिस्ट मेज पर रखी जाए। लेकिन जरा रुकिए, संवैधानिक विशेषज्ञों और कानूनी दृष्टांतों की माने तो राजभवन को सौंपी गई कोई भी प्राइवेट या निजी लिस्ट लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सही पैमाना नहीं हो सकती। एक निजी सूची मांग लेना और सिर्फ उसी पर भरोसा करके बैठे जाना, ये असली परीक्षा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की असली अग्नि परीक्षा बंद कमरों के कागजों पर नहीं होती। और यही एंट्री होती है संविधान के अनुच्छेद 189(1) की। ये उस गणित को सामने लाता है जिसे अक्सर टीवी न्यूज़ की शोर शराबे वाली बहसों में पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा के भीतर कोई भी फैसला सिर्फ और सिर्फ उन सदस्यों के बहुमत से होता है जो वहां उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं। इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक विधायक के पास सिर्फ हाँ या ना का बटन नहीं होता। अगर कोई विधायक वोटिंग वाले दिन गैर हाजिर रहता है या फिर सदन से वॉकआउट कर जाता है, तो बहुमत का वो जादुई आंकड़ा अपने आप नीचे आ जाता है। इसलिए बंद कमरों में लगातार 118 की रट लगाना संवैधानिक नजरिए से पूरी तरह बेमानी है।
तो यहाँ इन दोनों स्थितियों के बीच का जो फर्क है ना, वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ है राजभवन में दी जाने वाली वो निजी सूचियां, जो असल में सिर्फ एक शुरुआती धारणा या एक दावा भर हैं, और दूसरी तरफ हैं विधानसभा के फ्लोर पर पड़ने वाले वो असली वास्तविक वोट। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार डंके की चोट पर यह रेखांकित किया है कि एक राज्यपाल का व्यक्तिगत समाधान या राजभवन के भीतर की गई कोई भी गणितीय गणना विधानसभा के खुले पटल पर होने वाले शक्ति परीक्षण यानी फ्लोर टेस्ट की जगह कभी नहीं ले सकती। लोकतांत्रिक वैधता हमेशा और हमेशा सार्वजनिक तौर पर सदन के पटल पर ही साबित होती है। अगर हम न्यायपालिका के पिछले कुछ दशकों के इतिहास पर एक नज़र डालें तो एक बहुत ही स्पष्ट और कंसिस्टेंट पैटर्न उभर कर सामने आता है। एसआर बम्बई के उस ऐतिहासिक फैसले से शुरुआत करें, फिर 2018 के कर्नाटक संकट को देखें और अभी हाल ही के 2023 के महाराष्ट्र विवाद तक आ जाएं। देश की सर्वोच्च अदालत का रुख एकदम पत्थर की लकीर की तरह अडिग रहा है। हर बड़े संवैधानिक संकट में, हर एक गतिरोध में न्यायपालिका ने बार बार यही स्थापित किया है कि किसी भी सरकार का भविष्य अंततः फ्लोर टेस्ट द्वारा ही तय होना चाहिए। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों में बस थोड़ा सा पीछे जाएं, तो कर्नाटक का 2018 का उदाहरण आज के तमिलनाडु की स्थिति से हूबहू मेल खाता है। उस वक्त भी तो यही बड़ा सवाल खड़ा हुआ था ना कि क्या राज्यपाल को पहले सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए या फिर पहले लिखित बहुमत की लिस्ट मांगनी चाहिए। और उस भारी गतिरोध का समाधान कैसे हुआ? अंततः देश की सर्वोच्च अदालत को बीच में आना पड़ा और उन्होंने एक अनिवार्य फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। कर्नाटक का वो घटनाक्रम इस बात का सबसे मजबूत सबूत है कि हमारी विधायी विधानसभा की सर्वोच्चता किसी भी अन्य राजनीतिक दावे से कहीं ऊपर है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के 2023 वाली शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की शक्तियों की सीमाएं और भी ज्यादा स्पष्ट कर दी। इस फैसले ने एक बहुत ही सख्त हिदायत दी कि राज्यपाल महोदय सिर्फ हवाई दावों या अपने अंदाजे के आधार पर फ्लोर टेस्ट का आदेश नहीं दे सकते। इसके लिए उनके पास बहुत ही ठोस, प्रासंगिक और एकदम ऑब्जेक्टिव सामग्री होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो न्यायालय ने कही वो ये थी कि राज्यपाल के संवैधानिक पद और उनकी शक्तियों का इस्तेमाल किसी भी स्थापित सरकार या बनने वाली सरकार को अस्थिर करने के लिए यानी उसे गिराने के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो इस पूरी चर्चा का लबोलुआब क्या है? लबोलुआब ये है कि राजभवन वो अखाड़ा नहीं है जहां लोकतंत्र की हार या जीत का फैसला हो। राज्यपाल का असली काम किसी बहुमत का जज बनना नहीं है, बल्कि हमारे संविधान के पहिए को आगे की तरफ बढ़ाना है, ताकि एक लोकतंत्रीय सरकार सुचारू रूप से अपना काम कर सके। कोई भी सरकार हो, चाहे वो बहुमत की हो या फिर अल्पमत की, उसकी असली वैधता केवल और केवल विधानसभा के पटल पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के वोटों से ही तय होती है। असल में यही तो हमारे लोकतंत्र की धड़कन है और यही हमारे संविधान की सबसे मूल भावना है। तो जब हमारा संविधान और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही ये मानते हैं कि लोकतंत्र की असली अग्नि परीक्षा सिर्फ विधानसभा के खुले पटल पर ही होती है, तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारी लोकतंत्र संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि वे सत्ता की शुरुआती हिचकिचाहट और इन राजभवनों के गतिरोधों को आसानी से पार कर सके? तमिलनाडु का ये हाई वोल्टेज सियासी नाटक आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लेगा, ये देखना तो सच में इतिहास के पन्नों को लाइव पलटने जैसा होने वाला है। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा।